हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में। जो चैप्टर है आपका कॉस्टिंग का, वो चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग। इसमें हम लोग क्रक्स के बारे में बात करेंगे। क्रक्स यानी कि आप ऐसा समझो, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक और एक बेस को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा मार्जिनल कॉस्टिंग का बैकग्राउंड समझ लेते हैं तो हमारे लिए अच्छा होगा। पहले समझो कॉस्टिंग क्या है। कॉस्टिंग का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? रिड्यूस कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट hampering the quality of goods। ठीक है, कि बिना क्वालिटी हैम्पर किए। कॉस्टिंग का कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी। और ये दोनों ही काम आप डेटा के बेस पे करते हैं। बट डेटा तो हमारा अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड हो जाता है ना। जो डेटा होता है वो तो हमारा अकाउंट्स भी रिकॉर्ड करता है। ठीक है, जनरल एंट्री, परचेज, सेल सब रिकॉर्ड तो करता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो बस डेटा रिकॉर्ड करता है। ठीक है, वो हम लोगों को डिसीजन टेकिंग एबिलिटी नहीं देता है। करेक्ट। तो डिसीजन टेकिंग एबिलिटी के लिए कॉस्टिंग क्या करता है? इवेलुएट करता है डेटा को, और इवेलुएट करने के बाद हमको एक कंक्लूजन ड्रॉ करता है हमारे माइंड में कि हम लोग व्हाट शुड या ऑट टू बी डन। क्या हम लोग को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इस चीज का शुरुआत होता है सबसे पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग से। अब कॉस्टिंग का अर्थ हम लोग कहीं ना कहीं समझ चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग अब थोड़ा मार्जिन वर्ड का ही मतलब समझे। मार्जिन बोलते ही दो चीज माइंड में आता है। पहला तो मार्जिन का मतलब होता है, ठीक है, डिफरेंसेस। ठीक है, पहला क्या होता है? मार्जिन। की एग्जाम्पल, इंडिया ने पाकिस्तान को, ठीक है, क्रिकेट मैच में 100 रन से हराया। एग्जाम्पल मान, तो ये जो 100 रन है, दैट इज अ मार्जिन, दैट इज अ डिफरेंस। करेक्ट। अब बात ऐसा है, दूसरा मार्जिन वैरी करता है। तो एक मतलब मार्जिन यहाँ पे रिलेट करता है आपके वेरिएबल कॉस्ट से। करेक्ट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, इसमें दर्जनों फार्मूला है, बट आज हम लोग फार्मूला को ब्रेक करेंगे और फार्मूला को समझेंगे। करेक्ट, एक एक करके।
सबसे पहले while you're going to solve marginal costing problems, तो आपको एक इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करना पड़ता है, या नहीं भी करते हो तो अब से ड्रॉ करना, ठीक है। कैसे बनते हैं इनकम स्टेटमेंट? ए नंबर, नंबर ऑफ यूनिट, बी नंबर, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सी नंबर आता है सेल्स। तो ए इंटू बी करते हैं तो हमारे पास सी आ जाता है। तो उसके बाद आता है डी में वेरिएबल कॉस्ट, ई में आ जाता है हमारे पास कंट्रीब्यूशन, ठीक है। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सी माइनस डी। नेक्स्ट आता है हमारे पास एफ यानी कि फिक्स कॉस्ट। तो हमारे पास जी आ जाता है यानी कि प्रॉफिट या फिर लॉस, करेक्ट। और ये आता है हमारा ई माइनस एफ करके। यहाँ तक बस समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। आप पहले देखो, पहले क्या, ये हमको बस ये स्ट्रक्चर हमको याद रखना है, करेक्ट। उसके बाद तीन फॉर्मूला हमको समझना है, समझ जाएंगे तो फिर हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, करेक्ट। एल्सियम की सेलिंग प्राइस, नंबर ऑफ यूनिट 100 है, सेलिंग प्राइस जो है, ठीक है, वो है 10 रुपीज। तो सेल्स हो गया 1000, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब वेरिएबल कॉस्ट, मान लो कि एक यूनिट को बनाने में 5 रुपया लगता है। कितना लगता है? 5 रुपया, ठीक है, पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹5 मैं यहाँ पे लिखता है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो 5 रुपया लगता है, तो 5 into 100 दैट इज 500। कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 500। फिक्स कॉस्ट मान लो 250 का था, तो फिर उसको माइनस करेंगे तो प्रॉफिट मेरा 250 बचेगा, ग्रीन से, क्योंकि गेन हुआ है। सेम एग्जांपल लेते हैं कि लेट सपोज 100 यूनिट बना रहे हैं, पर यूनिट का 10 रुपया दाम है, 1000 लग रहा है, वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, 500, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन भी 500 हुआ, लेकिन मेरा फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स कॉस्ट है एग्जाम्पल के लिए 600। तो यहाँ पे आपको 100 रुपया निगेटिव यानी कि लॉस दिखता है। तो पहले इतना कैलकुलेशन किया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन क्या है? कैन यू टेल मी द परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स, ठीक है, रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपको इस लाइन को ऊपर हाईलाइट करना है, ठीक है। अब इस लाइन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए, ठीक है। क्या है हमारा? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स, यानी कि हो गया कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100,
डेट मीन हमसे कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज। इस वजह से मैंने ये जो 100 से किया, ये मैंने इस परसेंटेज के लिए ही किया। अब मेरा कंट्रीब्यूशन सपोज 500 है, जो कि ऊपर आता है उसमें, और मेरा सेल्स 1000 है, तो मेरा ये आ गया 50%। करेक्ट। और इसी चीज को हम लोग कहते हैं पी वी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना शानदार चीज है, आप एक एग्जांपल देखो, ठीक है। कि सपोज करो किसी कंपनी का पीवी रेशियो 50% है, करेक्ट। और वो कंपनी प्रॉफिट कमाया है एग्जांपल के लिए 500, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। और जो हमारा फिक्स कॉस्ट है वो हमेशा फिक्स होता है। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल एग्जांपल्स में जो 1 नंबर था 250 मानते हैं, यहाँ पे हमारा फिक्स कॉस्ट कितना है, 250। फिक्स कॉस्ट ऑलवेज फिक्स रहता है जब तक उसको बोला ना गया हो कि वो बढ़ रहा है, ठीक है। बट वेरिएबल कॉस्ट बदलती यूनिट के साथ बदल जाएगा। तो जब हम 500 प्लस 50 यानी कि बैक कैलकुलेशन करेंगे, देखो यहाँ पे क्या होता था, फिक्स कॉस्ट के साथ कंट्रीब्यूशन के साथ फिक्स कॉस्ट माइनस होता था, तब प्रॉफिट आ जाता था। तो उल्टा जाना है, तो अगर हम प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, डेट मीन 750। करेक्ट। अब आप एक मूल मंत्र याद रखो। मूल मंत्र क्या है, जो जिस परसेंटेज के इक्विवेलेंट है उससे डिवाइड, जो निकालना है उसके इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई। करेक्ट। इतना बात क्लियर हुआ, आप समझ। तो इसमें हाईलाइट करता हूं मैं परसेंटेज, इक्विवेलेंट, डिवाइड, ठीक है, इक्विवेलेंट, मल्टीप्लाई। तो हम लोग जो पीवी रेशियो का फॉर्मूला देख रहे थे, उस पीवी रेशियो के फॉर्मूला में एक बात समझ में आता है कि कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स कर रहे हैं हम लोग। तो जाहिर सी बात, ये जो सेल्स है, एस मीन ये जो सेल्स है, ये ऑलवेज 100% ही होगा, ऑलवेज। करेक्ट। तो अब बात ऐसा है कि मेरे पास फिलहाल कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो क्या बोला है, जो जिस परसेंटेज के इक्विवेलेंट है, तो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज क्या है, वो है 50%। करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, 750 को 50% से डिवाइड दूंगा। और जैसा कि मैंने बोला कि सेल्स हमेशा हमारा 100% ही रहता है, कितना रहता है, 100%। तो मंत्र के नीचे क्या लिखा था, जो निकालना है उसके इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई, तो वो 100% के इक्विवेलेंट है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समझो। 750 डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो 50% है, मल्टीप्लाई 100%। तो जो हम लोग ये फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 50% के बराबर है और ये 100% है, तो हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1500।
अब अगर आप इन दोनों के बीच का गैप देखें, दैट इज डिफरेंस मार्जिन, तो जो बीच का मार्जिन है वो मार्जिन 750 है। तो ये जो मार्जिन है उसको डिफरेंस भी हमने बोला, करेक्ट। और इसी मार्जिन को हमें वेरी करता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं, करेक्ट। अब मुझे ये बात पता है कि मैं एक यूनिट 10 रुपए में सेल करता था, यानी कि मैंने टोटल 150 यूनिट सेल किया है। कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो आपको ये भी कंसेप्ट टाइप को समझ में आ गया, क्लियर है तक? अब चलो, अब हम लोग दूसरा कंसेप्ट के ऊपर बढ़ते हैं। वो कंसेप्ट का नाम है ब्रेक इवन पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट जिस पे ना ही प्रॉफिट होता है, ना ही लॉस होता है। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, ठीक है। अब बात ऐसा है, ये पॉइंट पर समझेंगे why it required to understand। अब ये जिस पॉइंट पे ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, इस पॉइंट के बारे में जान के क्या करेंगे कि ऐसा क्या सेल्स है जैसे सेल्स को करने पे ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विथ एन एग्जांपल, ठीक है। मान लो कि आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, आप मैन्युफैक्चर करते हैं, आप मैन्युफैक्चर करते हैं पेन। पेन को बनाने में रॉ मटेरियल लगता है 1 रुपया, है ना? 1 रुपया। दूसरा, लेबर लगता है 1 रुपया। और अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस मान लेते हैं भैया 1 रुपया। और आपका जो आप मैन्युफैक्चर करते हैं वो एक रेंटेड प्लेस है, वहां पे आपको 2000 पर मंथ पे करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक तो कहानी आपको समझ में आया। 2000 आपको हर महीने पे करना पड़ रहा है, ठीक है। और आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1000 पीसेस, करेक्ट। और राइट नाउ नाउ जो ऑर्डर है आपके पास वो 1000, वो आपके पास आता है 500 पीसेस का। कितना पीसेस? 500 पीसेस का। और इसके अलावा आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो क्या आपको
ऑर्डर लेना है कि नहीं? तो भैया आप पूछोगे कि क्यों नहीं लेंगे, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट क्या है कि वो आपको इस 500 पीस पेन का केवल 2500 रुपये देने के लिए रेडी है, नॉट मोर देन दैट। तो अब एक लेमन जो कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं पढ़ा है, वो मुझे बताएगा और समझाएगा कि देखो सर, ब्लैक पेन उठाओ और देखो, 1 रुपया तो रॉ मटेरियल, 1 रुपया लेबर, 2 रुपया और 1 रुपया वेरिएबल कॉस्ट। इट मीन टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग में खर्चा आएगा वो 3 रुपया है, हमने बोला राइट। अब 3 रुपया जो खर्चा मेरे पास आएगा, उस 3 रुपया खर्चा एक पेन को बनाने में मेरे पास ऑर्डर है 500 पीस का, तो मैं 3000 इंटू 500 पीस अगर करूंगा, ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 1500 पहला खर्चा। और प्लस इस महीना मेरे पास और कोई ऑर्डर नहीं है और रेंट का मेरे को देना है 2000 रुपया, तो टोटल खर्चा मेरा हो जा रहा है 3500, और मेरे को पेन के लिए मिल रहा है 2500 रुपया। तो ये तो सीधा सीधी हमको 1000 रुपीज का लॉस नजर आ रहा है। इट मीन हमको ये ऑर्डर नहीं लेना चाहिए। करेक्ट? मैंने बोला बिल्कुल correct। लेकिन अब इस क्वेश्चन को जरा मार्जिनल कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, डिफरेंस समझना, ठीक है, कि अगर मेरा अगर मेरा सेल्स 2500 का होता है, तो पेन बनाने में खर्चा मुझे 1500 का आ रहा है। करेक्ट? तो टोटल मेरे पास बच रहा है 1000 रुपये। उसके बाद मुझे रेंट ही देना है 2000 रुपये। तो लॉस आया 1000, ये मेरा लॉस। पक्की बात है कि मेरा लॉस हुआ। लेकिन अगर हम लोग ये पेन नहीं बनाते, तो मेरे पास और कोई ऑर्डर नहीं था, सेल्स क्या होता नहीं, और जब पेन बनाते नहीं तो वेरिएबल कॉस्ट लगता नहीं, तो मेरा कंट्रीब्यूशन भी क्या होता नहीं। बट भैया आप काम करो या ना करो, रेंट का तो 2000 देना पड़ता, तब आपका लॉस आता 2000। करेक्ट? तो वो 2000 रुपया आपको अपने पास से बियर करना पड़ता। तो इट्स बेटर ना कि आप ये ऑर्डर ले दो, कम से कम वो लॉस आपको अपने पैकेट से बियर करना नहीं पड़ेगा। बात समझे? तो इस कहानी का जो मेन कंसेप्ट है वो आपको ये समझाना कि अगर अगर कोई प्रोडक्ट बनाने में जो वेरिएबल खर्चा लग रहा है, वेरिएबल कॉस्ट, अगर वो रिकवर हो पा रहा है, ठीक है, तो फिर हमको प्रोडक्शन करना चाहिए। क्योंकि फिक्स कॉस्ट हम प्रोडक्शन करें या ना करें, उस पर तो डिपेंड करता ही नहीं है। करेक्ट? अब आप बताओ कि हमको तो ये ऑर्डर ले लेना चाहिए, क्योंकि मेरे जेब से यहाँ पे 1000 रुपया जा रहा है, वहां पे 2000 जा रहा है। करेक्ट? चलो अब दूसरा बात, ऐसा कितना ऑर्डर हमको मिल जाए, ऐसा कितना ऑर्डर हमको मिल जाए जिससे मेरे को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। तो इस चीज को समझते हैं कि ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस, बस मेरा खर्चा निकले, मेरे जेब से पैसा ना लगे। इसको इस वजह से ब्रेक इवन पॉइंट जानना जरूरी है। अगर आपका स्टार्टिंग बिजनेस है या बिजनेस आपका अभी इन्फ्लेशन के कारण, मंदी के कारण सर्वाइव कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में जो हम एग्जाम्पल वन पढ़ रहे थे उस पर गौर फरमाते हैं। ये मेरे को कह रहा था कि भैया आपका पीवी रेशियो 50% है। मैंने बोला जी बिल्कुल। तो आपको बस इतना खर्च करना है, आपको बस इतना खर्च करना है कि आपका सामान बनाने के बाद, सामान बनाने के बाद फिक्स कॉस्ट का खर्चा निकल जाए, भले प्रॉफिट जीरो हो, ना प्रॉफिट कमाओ ना लॉस कमाओ, आपका ये जीरो हो। तो हम लोग एक इम्पोर्टेंट चीज की तरफ मूव कर रहे हैं, जहां पर हम लोग पीवी रेशियो का कंसेप्ट सीख रहे हैं, सॉरी पीवी रेशियो बोलो, ब्रेक इवन पॉइंट का कंसेप्ट सीख रहे हैं। तो इसको जरा अच्छे से
आप लोग को नोट करना है। एक कंसेप्ट ये है कि जरा समझो कि मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 0, बट फिक्स कॉस्ट तो मेरा लगेगा, करेक्ट। तो मेरे को कम से कम कंट्रीब्यूशन भी 250 आना चाहिए कि मैं उससे फिक्स कॉस्ट को पे करके नील करूं। अब मेरे को कंट्रीब्यूशन तो पता है, सेल्स पता करना है, तो फिर उस मंत्र पे आता हूं, जो जिसके बराबर है उससे डिवाइड, जो निकालना है मल्टीप्लाई। तो हम लोग जो भी सम्स कर रहे थे उसमें ये जो 250 कंट्रीब्यूशन, ये 50% था, और सेल्स जैसा मैंने बोला था 100% था। तो अगर 250 को 50% से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 500। आप कैलकुलेटर पे करके रखेंगे। फिर 250 मेरा वेरिएबल कॉस्ट हो गया, डिफरेंस ऑफ 500 एंड दिस 250। इस 500 का और 250 का डिफरेंस है 250। अब जब ये मेरा हो गया, करेक्ट, तो इसका मतलब पर यूनिट हम लोग कितना में बेच रहे थे, 10 रुपए में। यानी कि कम से कम मुझे 50 यूनिट बेचना चाहिए कि जिससे मेरे जेब से पैसा ना लगे। ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मकसद क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट का मकसद है कि सेल होने के बाद मेरे पास इतना पैसा आ जाए जिससे मैं फिक्स कॉस्ट आराम से पे कर पाऊं। भले उसके बाद मेरे पास 1 रुपया, ठीक है, भी प्रॉफिट ना हो। तो इस केस में मेरे को मेरा फिक्स कॉस्ट कम से कम इतना, मेरा फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन के बराबर करना होगा। और वंस यू गेट द कंट्रीब्यूशन, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लगा सकते हो, जो कि है कंट्रीब्यूशन, ठीक है, बाई पीवी रेशियो। बट कंट्रीब्यूशन डिफर करता है। तो इस केस में यहाँ पे आपको जो पता है कि कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर होना चाहिए, तो फॉर्मूला रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि आपको ब्रेक इवन पॉइंट पता करना, आपको प्रॉफिट नहीं कमाना है। तो फॉर्मूला फाइनल आपका जो है, और यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पी वी रेशियो, ठीक है, पी वी रेशियो। आप कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा, करेक्ट। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत? आई होप यहाँ तक आप समझ गए हैं। ठीक है, जरा एक चीज देखो, ब्रेक इवन पॉइंट और सम सॉल्व करने से पहले हम लोगों ने 1 नंबर सॉल्व सॉल्व किया था, इसको भी स्टार मारो। और यहाँ पे हम लोग एमओएस को समझेंगे। किसको समझेंगे? एमओएस, यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी। किसको समझेंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या है ये एमओएस? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कि कितने के मार्जिन से, कितने अमाउंट के मार्जिन से मेरा सेल्स बढ़ा,
तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट से बाहर आ पाए। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है, जरा एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन, ठीक है, क्वांटिटी। तो जो मेरा सेल्स में था, सेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ये था 1000 और ब्रेक इवन के टाइम में सेल्स था 500। तो सिंपल सा है कि एक्चुअल सेल्स है मेरा 1000 और ब्रेक इवन सेल्स मेरा 500। तो मेरा हो गया 500। कितना हो गया? 500। इफ अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपसे यूनिट में पूछता है, ठीक है, तो इफ आपको एमओएस इन यूनिट अगर है तो ध्यान रखना। तो ये 500 है और पर यूनिट का सेलिंग का प्राइस 10 था, तो 50 आ जाएगा। बट इतना जद्दोजहद करने से बढ़िया है कि आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट में आपने सॉल्व किया है। तो आप जरा देखो कि यहाँ पे आपके पास एमओएस, जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जिस पॉइंट पे आपको समझना है, वो जस्ट जो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी समझना है यूनिट, यहाँ पे कितना है? 100 और ये कितना है? 50। तो 100 से 50 को माइनस करो, 50 बचेगा और आपका आंसर भी यहाँ पे 50 यूनिट्स ही आ रहा था। और ये जैसे 500 है, तो अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे, तो आपका अगर एक्चुअल सेल्स 1000 था, तो ये 500 था, तो 1000 से 500 को माइनस करोगे तो आंसर 500 आ रहा है। तो आपको मोटा मोटी इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। अब सेल्स जो कि 100% होता है, और इसमें से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, तब हमारा कंट्रीब्यूशन आता है। तो एक बात बताओ, जब कंट्रीब्यूशन हमारा इस सम्स के लिए 50% है, जो एग्जाम्पल में लेके चल, तो इट मीन कि वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज क्या होगा? 100 - 50, दैट मीन 50%। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सेल्स में दो चीज होता है, एक कंट्रीब्यूशन, एक वेरिएबल कॉस्ट। अगर कंट्रीब्यूशन 50% है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी 50% होगा। अगर कंट्रीब्यूशन, तो 100 से माइनस करके आ रहा है, अगर कंट्रीब्यूशन मेरा 60% है, तो वेरिएबल कॉस्ट 40% होगा। 100 - 60। अगर ये मेरा 30% है, तो ये मेरा 70% होगा, ठीक है, क्योंकि सेल्स 100% है। और अगर इस 100% का 30% यहाँ जा रहा है, तो 70% यहाँ से। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे की ओर थोड़ा सा और कहानी बढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, एक मान लो आपके पास सिर्फ 2 साल, देखो 2 साल का सेल्स एंड प्रॉफिट है, ठीक है, सेल्स और प्रॉफिट है, और आपको फिक्स कॉस्ट डेराइव करना है। क्या डेराइव करना है? फिक्स कॉस्ट। तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा, जरा ध्यान से सुनना।
सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट। सेल्स सेल्स है मान लो 1,000 और जो आपका ये फर्स्ट ईयर का सेल है, मान लो 2001 का सेल्स है और यहाँ पे आपके पास 2002 का सेल्स और ये है 1500। देखो प्रॉफिट है पहला साल 250, देखो और दूसरा साल है 300, लेट अज्यूम 375, करेक्ट। अब बीच में आपको कुछ नहीं पता है तो भी आपके लिए यहाँ पे रामबाण का इलाज साबित होगा आपका पीवी रेशियो ही। अब पीवी रेशियो का एक और फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, चेंज इन प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100, ठीक है। चेंज इन प्रॉफिट जो कि आपको दिख रहा है 250 माइनस 375 यानी कि 125 और सेल्स है 500 इंटू 100, करेक्ट, इंटू 100, तो ये हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100 यानी कि आपका ये आ गया 25%। अब जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे समझा था कि सेल्स हमेशा 100% होता है, हाल ना, सेल्स हमेशा हमारा 100% होता है और उसी का कुछ परसेंटेज हमारा कंट्रीब्यूशन होता है, तो यहाँ पे 25% है। तो इस 1000 का क्योंकि पीवी रेशियो 25 है तो कंट्रीब्यूशन 25% ही होगा, तो ये हो जाएगा आपका 250, यहाँ हो जाएगा 1500 का 25%, 375 और यहाँ पे तब 0 0, इट मीन इस सम्स में हमारा फिक्स कॉस्ट क्या है, 0, क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है, 0 और वेरिएबल कॉस्ट हमारा कितना हो गया, 750, 1120, कोई दिक्कत। एक और ऐसा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये मान लो आपको है 2003 का और 2004, मैं एग्जांपल्स यानी कि सब अपने मन से ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि मेरा सेल्स है एग्जांपल के लिए 2000, करेक्ट, सेल्स है 2000 और यहाँ पे सेल्स है 4000, प्रॉफिट हुआ है 500 और प्रॉफिट हुआ है हमारा यहाँ पे 750, करेक्ट, ये हमारा प्रॉफिट हुआ। अब हमको निकालना है पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो क्या है, चेंज इन प्रॉफिट 250 डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल 2000 इंटू 100, तो करो 250 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100, 12.5%। अब 2000 का अब जरा 12.5% करो,
ये आ जाएगा 250, और जो 4,000 का 12.5% करो, जो कि आ जाएगा 500। करेक्ट। 12.5, 12.5। अब इसके बीच का डिफरेंस क्या है? तो इसका अब 250 में से यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 250 का। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 250 का, लेकिन इंटरेस्टिंग है कि आंसर नेगेटिव में आ गया। ठीक है, तो यहाँ फिक्स कॉस्ट -250 आ रहा है। अब मैंने ये दो एग्जांपल ऐसा क्यों दिया, ये जरा समझो कि एक में जीरो आए और एक में माइनस है। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको हैबिट होता है कि नहीं, फिक्स कॉस्ट कुछ तो आएगा ही, और या फिर फिक्स कॉस्ट ठीक है माइनस में नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है। मैं दो सिचुएशन आपको बताऊंगा जिसमें ये हो सकता है, और आज के क्लास ये पे एंड करूंगा। नेक्स्ट डे हम लोग कुछ एग्जाम्पल के साथ इस टॉपिक को करने की कोशिश करेंगे। मतलब इसके चैप्टर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला का एग्जाम्पल है कि क्यों भैया फिक्स कॉस्ट जीरो होगा। देखो, फिक्स कॉस्ट जीरो होने का कारण क्या हो सकता है? ठीक है, समझना मेरी बात को। पहला कि आप JIT फॉलो कर रहे होंगे, जस्ट इन टाइम, मतलब जब जरूरत होता है तभी आप उतना मटेरियल खरीदते हो, बना के सामान डिलीवर करते हो। पहला। दूसरा, आप साइट साइट विजिट का काम करते हो, मतलब जिसके पास जाते हो वहां काम करते हो, तो आपको तो कुछ फिक्स कॉस्ट लगेगा ही नहीं ना, मे बी। ठीक है, उन्हीं का इक्विपमेंट रहता है, उन्हीं के इक्विपमेंट से काम करके आप चलाते हो, तो आपके बिजनेस में तो हो ही नहीं रहा है ये चीज। ठीक है, तो पहला तो ये आप दो रीजन समझ लो कि फिक्स कॉस्ट जीरो क्यों आ सकता है। अब फिक्स कॉस्ट निगेटिव कब आएगा? जब आपका कोई चीज निगेटिव हो, या तो आपका कोई चीज ओन हो। एग्जाम्पल कि आप जो काम करते हो उस काम में एक जगह की जरूरत है जो आपको अपने पूर्वजों के द्वारा, या फिर आपके पास वो जगह अपने पास पहले से पड़ा हुआ, तो काय का रेंट काय का कोई फिक्स का कुछ बोलने वाला नहीं है। ठीक है, हाँ, डिप्रिशिएशन एक सेगमेंट है, उस बारे में भी हम लोग कभी समझेंगे, बट फिलहाल नहीं। दूसरा चीज हो सकता है कि आप जितना रेंट या फिक्स कॉस्ट पे करते हो किसी दूसरे सोर्स से, उससे ज्यादा आपको रिकवर हो जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने एक जगह लिया है रेंट पे, अगर आप लोग टैक्स पढ़ेंगे और वगैरह, और आप वहां पे काम करते हो, जैसे मैंने क्लासरूम लिया है रेंट पे 1,000 रुपए। करेक्ट। और मैं तो पढ़ाता हूँ, मेरे साथ और 5 टीचर पढ़ाते हैं, और सबसे 250-250 रुपए करके मैं लेता हूँ। करेक्ट, आप समझना। मेरा रेंट गया 1,000, और उसी बिजनेस में 250 250 250 करके आ रहा है मेरे पास। टोटल 5 टीचर्स है, तो टोटल हो गया 1250। उसमें से मैंने रेंट पे कर दिया 1,000, उल्टा मेरा 250 रुपया रेंट मेरे पास, मेरा इनकम हो गया सब लेटिंग करके। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऐसा समझो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से कवर हो जा रहा है। ठीक है, तो अब ये जो दो सिचुएशन है हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ऐसा हर बार हो और होता जरूरी नहीं है, बट अगर एग्जाम में आपके साथ जीरो नेगेटिव आ जाए तो आप इन एज्यूम को लिख करके और आप मैटर आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।